नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसका अंकिक प्रश्न को हल करेंगे। हम लोग का जो इस चैप्टर का यानी कि सॉल्यूशन का जो नोट्स था वो हम लोग कर चुके हैं और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 लीटर को 5 लीटर तक तनु किया गया। ठीक है, तनु विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 1 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि 1 मोल H2SO4, 1 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 लीटर को 5 लीटर तक, पहले 1 लीटर था सॉल्यूशन, बाद में कितना हो गया 5 लीटर तक तनु किया गया। तनु विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि किसी बर्तन में हमारे पास H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा थी, यानी कि उसका जो वॉल्यूम, आयतन कह सकते हैं, वो कितना था। पहले 1 लीटर था। पहले कितना था, क्वेश्चन को ध्यान समझना है। पहले कितना था, पहले 1 लीटर था। तो ठीक है, यानी कि V बराबर 1 लीटर हो जाएगा। और बाद में उसे कितने लीटर तक कर दिया गया तनु, 5 लीटर तक तनु कर दिया गया। यानी कि पहले 1 लीटर था, अब जो दूसरा सॉल्यूशन बना वो हो गया 5 लीटर, यानी कि V2 बराबर कितना हो जाएगा 5 लीटर, यानी कि 4 लीटर में आया गया होगा। तो V2 हमारा कितना हो गया 5 लीटर हो गया। तो यहाँ पे भी H2SO4 ही है यहाँ पे। अब इस H2SO4 का ये जो मोल दिया हुआ है, मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब इस सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल बोले तो, चूँकि मोलर दिया है ना, यानी कि मोलर यानी कि मोलरता, और इस मोलरता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, यानी कि कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमें करना क्या है कि इसका नॉर्मलता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता ज्ञात करना है तो हमें MB की ज़रूरत पड़ती है। MB तो MB निकाल लेंगे, यानी कि इसका मोलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कितना हो गया, इसका MB हो जाएगा, यानी कि H2SO4 का हम निकालेंगे मोलिक्यूलर मास, तो आ जाएगा 98। कैसे आएगा 98 उसको समझिएगा। यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो चूँकि एक हाइड्रोजन का होता है 1 परमाणु, तो चूँकि 2 है तो परमाणु द्रव्यमान कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस यहाँ पर सल्फर है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32, कितना 32, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ पे चूँकि 4 ऑक्सीजन है तो 16 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। अगर इसे हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, यानी कि अगर ऐड करेंगे ना तो देखिएगा 4 2 6, 6 2 8, ठीक है, 6 3 9 हो गया ना, क्लियर। यानी कि इसका जो मोलिक्यूलर मास है जिसे हम MB से डिनोट करते हैं वो कितना हो जाएगा 98। ओके, समझने वाली बात यहाँ है कि जब 5 लीटर किया गया तो ठीक है, वॉल्यूम उसका 5 लीटर हो जाएगा। हमें नॉर्मलता ज्ञात करना है, मोलरता से नॉर्मलता पे चलना है। ध्यान से समझिएगा, मोलरता से पहले मोलरता था और मोलरता से हमें चलना है नॉर्मलता की तरफ। और V2 5 लीटर, और इसका जो है इक्विवेलेंट मास, क्यों, आखिर इक्विवेलेंट मास की आवश्यकता क्यों है, तो इसका फार्मूला होता है, समझिएगा। यानी कि मोलरता से नॉर्मलता में जाने के लिए, मोलरता से नॉर्मलता में जाने के लिए इसका फार्मूला होता है M × MB, यानी कि M का मतलब मोलरिटी, मोलरता, तो M × MB × V1 बराबर N × EB × V2। N का मतलब नॉर्मलता, ठीक है, और EB का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो किसका तुल्यांकी द्रव्यमान, तो जिसका हमें निकालना है H2SO4 का, तो तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू V2, यानी कि दूसरा जो वॉल्यूम चेंज किया गया ना उसको कह रहा है। अब आप फार्मूला को समझ गए होंगे, यानी कि इस फार्मूले में हमें चाहिए क्या, इस फार्मूले में हमें चाहिए M चाहिए, MB चाहिए, V1 चाहिए, N चाहिए, EB चाहिए, और क्या चाहिए V2 चाहिए। तो हमें क्या क्या पता है, हमें M भी पता चल चुका है, M कितना है 1 है, MB कितना है, MB 98 है, V1 1 है 1 लीटर, ठीक है। N तो निकालना है तो उसको छोड़ देंगे। EB इक्विवेलेंट मास यानी कि तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करने का सूत्र होता है जो कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में आपको। तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है आपका EB बराबर M/H+ की संख्या, ठीक है।
इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है m बटा h प्लस की संख्या। तो m मतलब मॉलिक्यूलर मास किसका, तो H2SO4 का कितना है 98, तो 98 बाई S प्लस की संख्या कितना, हाइड्रोजन आयन की संख्या है। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या कितना है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक H प्लस होगा तो 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 H प्लस होगा, तो वही बात है। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या कितना है 2 है, तो जब इसे कटाएंगे तो 2 चौका 8 2 9 18 कितना आ गया 49। अब आप मतलब इस बात से पूरा क्लियर हो गए होंगे, कितना हो गया 49 हो गया, वही चीज़ है। तो अब हमें करना क्या, इस फार्मूले में इसका मान पुट कर देना है, रख देना है। चलिए m का वैल्यू हमें पता है 1, mb का वैल्यू कितना है 98, v1 का वैल्यू है 1 और n निकाला है उसको छोड़ देंगे, इंटू eb अभी तुरंत निकाले आपके सामने 49 और v2 कितना है 5 लीटर आपको पता है, बस कटा दीजिए ना, 49 दूना 98, यानी कि यहाँ से हमें n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर और 5 चलाएगा नीचे, यानी कि अगर इसे हम दशमलव बनाए तो 0.4 n हो गया आंसर। तो इसे नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि एथिलीन ग्लाइकर CH2H इसका फॉर्मूला होता है। एथिलीन ग्लाइकल के मोल अंश की गणना करें, यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, मतलब ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकल दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला इतना होता है, CH2H के मोल अंश की गणना करना है, यानी कि हमें x ज्ञात करना है। ठीक है, x भी ज्ञात करना है, मोल अंश की गणना करना है यदि विलयन में सॉल्यूशन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो हमें समझना है सबसे पहले कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या क्या चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे, तो बिल्कुल ध्यान समझना है हमें क्या गिवन है। ए क्या है H2O, चूँकि हम इसे जल में घोलते हैं। ठीक है ना, तो जल में घोलते हैं तो यहाँ ए हो जाएगा H2O और इस ए का हम Ma निकाल लेते हैं, यानी कि मोलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि 18 कहाँ से आया, और वैसे हर बार बताते हैं मोलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला। तो H2O का मोलिक्यूलर मास कितना हो गया 18। ठीक है, B जो मेरे पास होगा B, वो B क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकल होगा, यानी कि इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है, तो C2 हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 6। ठीक है, NH6 और ऑक्सीजन कितना है 2, यानी कि O2, यानी कि हम कह सकते हैं B हमें हो जाएगा C2H6O2। ठीक है, तो जब हमें B पता चल गया था, इसका MB निकाल लेते हैं। MB तो MB निकालेंगे तो वैसे ही निकालेंगे, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो चूँकि 2 कार्बन है तो 12 में 2 से गुणा कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 6, तो 6 हाइड्रोजन का 6 होगा, है ना परमाणु भार। और ये ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूना कितना हो जाएगा, बस ऐड करेंगे कितना आएगा 62। तो यानी कि हमें ये Ma और Mb भी पता चल गया। W भी दिया है 20 ग्राम, W कितना दिया है 20%, मतलब 100 में 20%, यानी कि 100 का 20%, यानी कि 20 होगा, यानी कि W हमें पता चल चुका है 20 दिया हुआ है। हम जानते हैं ये चीज़ें हैं कि WA प्लस WB बराबर कितना होता है 100 होता है। ज़रा बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि WA प्लस WB बराबर कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ से हमें WA अगर कैलकुलेट करना हो तो सिंपल तरीका है, क्या कर देंगे कि WA बराबर क्या हो जाएगा 100 तो होगा, ये WB में इधर आएगा घट जाएगा, यानी कि WB का वैल्यू रख देंगे 20, तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना होगा 80 होगा। यानी कि अभी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हम डायरेक्ट वहाँ पे 80 लिखेंगे। फाइंड क्या करना है, मोल अंश की गणना करना है। मोल अंश को हम क्या बोलते हैं XB बोलते हैं, तो समझना है XB। अब XB का फार्मूला, XB बराबर वाट, और XB का फार्मूला होता क्या है, XB का फार्मूला होता है NB बटा Na प्लस NB, जो कि हम लिखवा चुके हैं। यानी कि हमें अब करना क्या है, यानी हमें मोल अंश ज्ञात करने के लिए NB चाहिए और Na चाहिए, उसके बाद Na प्लस NB चाहिए। तो सबसे पहले NB, तो N का फार्मूला क्या होता है, अब NB का फार्मूला होता है WB/MB। ये चीज़ें हम बता चुके हैं। ठीक है, हर चीज़ हम बताते हुए तब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, अगर आप प्रथम बार वीडियो को देख रहे होंगे तो हमें आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को शुरू से देखते हैं। ठीक है, आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। या MB का फॉर्मूला होता है WB/MB, हाँ ना, WB कितना है, WB 80 कितना है, सॉरी 20, तो 20 बटा MB। ठीक है ना, MB ने अभी तुरंत निकाले आपके सामने कितना 62, तो 62 जब हम भाग देंगे तो दशमलव 0.32। ठीक है, 0.32 हो गया। अब हमें Na भी याद करना है। Na का क्या होगा WA/MA बराबर, अब WA है कितना, अभी बताया था ना कि यहाँ से WA निकाले थे, तो W निकालेंगे यहाँ पे
इस डब्ल्यू बी का वैल्यू 20 रखेंगे तो इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 100 में से 20 घटेगा 80 होगा। तो 80 बटा एम ए भी निकाल के रख चुके हैं पहले ही, है ना। कितना 18, तो 18 यानी कि 80 बटा 18 भाग देंगे तो 4.44 आएगा। अब हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। एक्स बी बराबर क्या होता है, एन ए बटा एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एन बी हम निकाल चुके हैं 0.32 और साथ में हमें एन ए प्लस एन बी की आवश्यकता है, हम वो भी निकाल चुके हैं, एन ए प्लस एन बी निकाले हैं। तो एन ए प्लस एन बी जब निकाले हैं तो एन ए कितना है 0.32, ठीक है, जहाँ पे 0.32 है और एन बी है कितना 4.444। हम दोनों को ऐड किए, ऐड करने के बाद कितना आ गया, एन ए प्लस एन बी का वैल्यू होगा 4.76। तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी की आवश्यकता है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे 4.76 और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स बी का वैल्यू 0.067 और ये हो गया आपका आंसर। और यही हमें मूल आंसर ज्ञात करना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आया होगा और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए जिसमें 0.360 ग्राम क्या घुला हो, ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है और हमें दिया हुआ है क्वथनांक कितना 0.52 केल्विन पर मोल। समझिएगा, क्वथनांक को दिया हुआ है, यहाँ से उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है जिसमें इतना 0.360 ग्राम ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमें क्या क्या दिया गया है वो चीज़ हम नोटिस करेंगे। तो गिवन है जल में घुला है ना 100 ग्राम जल में, तो यानी कि ए बराबर H2O, बी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज यानी कि C6H12 वो 6 होता है इतना ग्राम। हमें इसका मोलिक्यूलर मास ज्ञात कर लेना है यानी कि MB ज्ञात करना है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जब MB निकालेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है ना। आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आएगा। और क्या चीज़ दिया है 0.360 ग्राम ग्लूकोज यानी कि WB की मात्रा है 0.36 ग्राम, ठीक है, ये चीज़ भी हमें पता है। और क्या दिया है 100 ग्राम जल यानी कि WA, तो WA 100 ग्राम। एक और चीज़ Kb दिया हुआ है 0.52 केल्विन पर मोल। देखिए तो इतना चीज़ हमें गिवन है बस। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक यानी कि विलयन का क्वथनांक का मतलब डेल्टा TB2। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं फाइंड क्या करना है, तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है कि TB2 ज्ञात करना है। TB2 बराबर व्हाट। अब हम आपको फार्मूला लिखवा चुके हैं। फार्मूला क्या लिखवाए थे, फार्मूला ये था कि डेल्टा TB बराबर होता है डेल्टा TB2 माइनस TB1। ये हम फार्मूला आपको नोट्स में कवर करा चुके हैं। डेल्टा TB बराबर होता है डेल्टा TB2 माइनस TB1। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा TB2 ज्ञात करना है, डेल्टा TB2 ज्ञात करना है। तो क्या कर लेंगे कि इस TB1 को इधर भेज देंगे, तो पहले से क्या है डेल्टा TB और ये डेल्टा TB1 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि डेल्टा TB2 बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा TB या प्लस TB1। अब समझिएगा कि हमें डेल्टा TB2 ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या पता है। ठीक है, हमें तो डेल्टा TB पता है लेकिन डेल्टा TB1 नहीं पता है। तो डेल्टा TB इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डेल्टा TB बराबर, ये चीज़ें आपको लिखा चुके हैं। हम हर चीज़ कवर कराते हो तब आपको यहाँ तक लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो डेल्टा TB का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TB का फार्मूला होता है KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से KB तो हमें पता है 0.52, ठीक है, और WB वो भी हमें दिया हुआ है 0.36 इंटू 1000 अपॉन MB, तो MB भी हमें पता है 180 और WA भी पता है कितना 100। अगर हम इसे हल करते हैं तो डेल्टा TB यानी सब कट करने के बाद हमें डेल्टा TB प्राप्त होगा 0.0104, ठीक है। तो डेल्टा TB तो पता चल गया, ठीक है, डेल्टा TB पता चल गया। अब बारी है डेल्टा TB1 की। तो डेल्टा TB1 भी निकलेगा क्या, डेल्टा TB1 तो दिया ही हुआ है ना। तो यहाँ से डेल्टा TB1 तो यहाँ से हमें इस फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। डेल्टा TB2 बराबर क्या होता है डेल्टा TB प्लस डेल्टा TB प्लस TB1। तो यहाँ से डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा TB तो अभी निकाल चुके ना, डेल्टा TB का वैल्यू अभी निकाल चुके इतना। तो डेल्टा TB इतना लिखेंगे प्लस 100, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TB1 का मतलब क्या, जो जल है
तो जल का क्वथनांक हमें पता होना चाहिए। तो जल का क्वथनांक कितना होता है हम आपको लिखवा चुके हैं। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि इतना प्लस इतना यानी कि जोड़ने पर कितना गया, इतना डिग्री सेल्सियस आ गया, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 मिली बेंजीन में 30 मिली बेंजीन में एक अवाष्पशील विलेय के 0.25 ग्राम घुला हुआ है। 30 मिली बेंजीन में एक अवाष्पशील विलेय के 0.25 ग्राम घुला हुआ है, जिससे बेंजीन के हिमांक में 0.40 K की कमी हुई। ठीक है, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो अवाष्पशील विलेय आखिर कौन सा है हमें नहीं पता है, तो ठीक है बी मान लेंगे, बी बराबर हट हो जाएगा। अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन का घनत्व 0.8 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। बेंजीन का घनत्व कितना दिया है, 0.8 ग्राम पर मोल। ठीक है, और केएफ दिया है यानी कि हिमांक का अनुमान, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, केएफ हमें दिया हुआ है 5.12। तो हम चले देखते हैं कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप गिवन है ए बराबर हमें दिया हुआ है कितना, C6H6। ठीक है, बेंजीन। तो ए बराबर बेंजीन इतना, बी बराबर अवाष्पशील पदार्थ हमें नहीं पता है व्हाट। ठीक है, बी छोड़ देंगे। हमें तो दिया था ना ये 30 ml, हमें भी दिया था 30 ml, यानी कि VA वॉल्यूम दिया था, ए का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना था 30 ml। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, डब्ल्यू भी दिया हुआ है 0.25 ग्राम, डब्ल्यू भी हमें दिया हुआ है 0.25 ग्राम। ये डेल्टा TF भी दिया हुआ था कितना, 0.4 K की कमी हो जाती है, मतलब इतना केल्विन, यानी कि डेल्टा TF बराबर 0.40 K। और घनत्व भी दिया हुआ था, डेंसिटी, तो किसका घनत्व दिया था, तो इस बेंजीन का दिया था, तो यानी कि डेल्टा DA। ठीक है, डी मतलब डेंसिटी, तो किसका डेंसिटी, तो ए का DA 0.8 ग्राम पर मोल। और हमें ये भी दिया हुआ था KF की मात्रा भी हमें दिया हुआ था 5.12, जो कि सबसे लास्ट में दिया था, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हिमांक का नंबर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना था, उस अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था, यानी इसे हमें MB ज्ञात करना है। ठीक है, इस अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि MB ज्ञात करना है। तो चलिए फाइंड करना था MB बराबर व्हाट, MB बराबर व्हाट, फॉर्मूला अब हमें लेके चलना है कि आखिर किस फार्मूले से हमें MB निकलेगा। तो KF है ना, TF, तो इसमें से फार्मूला आखिर क्या होता है, तो देखिएगा फार्मूला होता है डेल्टा TF बराबर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फार्मूला होता है, हिमांक का अनुमान का फार्मूला हम लिखवा चुके हैं, वीडियो में देख लीजिएगा पीछे करके। डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम, यानी कि हमें KF पता होना चाहिए, WB पता होना चाहिए। तो ठीक है, KF तो पता ही ले है, WB भी हमें पता है। ठीक है, KF पता है, WB भी पता है 1000। ठीक है, MB हमें पता करना है, वो नहीं पता है, छोड़ देंगे। WA हमें पता करना है। ठीक है, तो WA आखिर होगा क्या, तो चलिए यहाँ से हम पता कर लेते हैं पहले WA। देखिए डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व ए का घनत्व, तो DA बराबर क्या हो जाएगा, WA/VA। यहाँ पे ए है तो सब में ए होगा, यानी कि द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो DA बराबर WA/VA। तो यहाँ से हमें DA तो पता है, तो WA निकालना होगा, तो बाइक्रॉस कर देंगे, तो WA बराबर क्या हो जाएगा, DA इंटू VA। तो WA निकल जाएगा, DA हमें पता है 0.8 और VA भी पता है 3, गुणा कर देंगे तो 24, यानी कि हमें WA भी पता चल गया, ये भी निकल गया। हमें निकालना क्या है ये, ठीक है, MB निकालना है, और TF तो हमें पता ही है, TF पता ही है, हमें MB ही निकालना है, TF भी पता है। तो देखिए TF बराबर अब फॉर्मूले पुट कर देंगे KF इंटू WB। देखिए KF कितना है 5.12, WB कितना है 0.25 और 1000, तो 1000 MB नहीं पता, छोड़ देंगे। और WA भी निकाला है तुरंत आपके सामने दिख रहा है 24। और यहाँ से TF डेल्टा TF का भी वैल्यू पता है 0.40, हाँ उसका वैल्यू हम रखेंगे बराबर इतना, जो कहते हो बटा इतना। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, MB फाइंड करना है। तो MB बराबर क्या हो जाएगा 5.12 इंटू इतना अपॉन इसके जो कोफिशिएंट के रूप में होगा, इसका जो कोफिशिएंट है MB का गुणांक, यानी कि
कितना है 0.40 इंटू 24, वो चलाएगा नीचे। जब इसे हम हल करेंगे तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा 1.33, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 133.33 और ये हो जाएगा आपका AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इससे आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6% यूरिया विलयन का 6% यूरिया विलयन का 0 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 6% यूरिया विलयन का 0 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है परासरण दाब ज्ञात करना है, यानी कि पाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है ये चीज़ देख लेते हैं ना। 6% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो यूरिया यानी कि ए बराबर, चूंकि यूरिया जल में खुलेगा तो ए बराबर H2 हो जाएगा, बी बराबर यूरिया, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। हमें इसका MB कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि मोलिकुलर मास ज्ञात कर लेते हैं इस यूरिया का। तो मोलिकुलर मास जब ज्ञात कीजिएगा तो 60 आएगा। कैसा आएगा वो बता चुके हैं आपको। WB क्या आवश्यकता है, तो WB हमें तो दिया हुआ है 6 ग्राम, 100 का 6 सीधा 6 ही होगा। तो वही चीज़ है 6 ग्राम हो गया WB। हम एक चीज़ जानते हैं फार्मूला, WA प्लस WB बराबर 100, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ WA प्लस जो WB है इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम भी कर लेंगे, इसे वॉल्यूम कर लेंगे, आयतन कर लेंगे, ठीक है ना। तो WA प्लस WB जो 100 ग्राम है ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, आयतन हो जाएगा। अब भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फार्मूले में इसका आवश्यकता है। टी हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन बोला है 0 डिग्री सेल्सियस। तो टी बराबर 0 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें क्या करना है, इसे केल्विन में ज्ञात करना है। तो क्या कर लेंगे 273 के जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे। तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 273 केल्विन, ये केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। केल्विन में आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पाई, परासरण दाब। और परासरण दाब क्या होता है, हम इसका फार्मूला क्या होता है हर चीज़ आपको नोट करा चुके हैं। तो पाई बराबर वाट, और पाई फार्मूला क्या होता है, पाई का फार्मूला CRT। हर एक चीज़ आपको बताया है, ये भी बताया है। ये नहीं कि आप अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जाहिर सी बात है सोचेगा कि पाई और CRT कहाँ से आ गया, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो पाई बराबर CRT। अब यहाँ C का भी तो वैल्यू होता है ना, तो C का वैल्यू क्या होता है WB इंटू 1000 बटा MB इंटू V होता है, और R तो R इंटू T तो इंटू T, यानी कि WB इंटू 1000 इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। हमें क्या पता है, हमें WB भी पता है, दिख रहा है ना, WB पता है, 1000 R भी हमें पता है, हम आपको लिखवा चुके हैं। R क्या था, कितना होता है, चूँकि कांस्टेंट है फिर भी हमें R का वैल्यू पता होता है 0.821, ठीक है। T, ठीक है, ये तो पता हो चुका है 273 के। MB आपके सामने दिख रहा है, MB 60 इंटू V भी हमें पता है कितना 100। बस मान पुट कर देंगे, पाई का मान आंसर। तो सबका वैल्यू रख दिया WB 100, 1000 इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू T का वैल्यू इतना अपॉन MB 60 इंटू V 100, ठीक है ना, कितना है 100 है। हल किए तो आंसर आ जाएगा कितना, पाई बराबर 22.4 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसे आप नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है किसी ताप पर एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल के वाष्प दाब क्रमशः 44.5 और 87.7 मिली है। उसी ताप पर 60 ग्राम मेथिल अल्कोहल और 40 ग्राम मेथिल अल्कोहल मिलाने पर आदर्श विलयन बनता है। विलयन में एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज यानी कि XB XA दोनों ज्ञात करना है। मूल प्रभाज तथा वाष्प दाब समझ सकते हैं ना, PA PB दोनों ज्ञात करना है। विलयन का कुल वाष्प दाब भी ज्ञात करना है। विलयन का कुल वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, P बराबर PA प्लस PB, ठीक है ना। हमें बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन तो घबराएंगे नहीं, हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पता है, ठीक है ना। तो चलिए एथाइल अल्कोहल और मेथाइल अल्कोहल हम यहाँ पे आपको दिखा दें। ये हम कर लेते हैं एथाइल अल्कोहल को, एथाइल अल्कोहल। और एथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसका मोलिकुलर मास ज्ञात कर लिया 46। बी क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, इसका सूत्र होता है CH3OH। और इसका MB कैलकुलेट कर लिए, मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लिए, तो कितना आएगा 32। हमें ये भी तो दिया था कि
मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब क्रमशः 44.5 है। वाष्प दाब पता है ना, पीनट ए से डिनोट करते हैं, तो पीनट ए बराबर 44.5 mm मिलीमीटर, चूँकि हाइट के बेस पे है Sg। और यहाँ से पीनट बी भी हमें पता है कितना 87 था ना, सॉरी 87 था, हाँ शायद 87 ही है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 87.7 है, तो ठीक है 87 यहाँ रखेंगे, 87.7 mm। इसके बाद हमें क्या गिवन है, WA है ना, यानी कि इथाइल एल्कोहल का द्रव्यमान भी पता है 60 ग्राम, और WB यानी मिथाइल एल्कोहल का भी द्रव्यमान पता है 40 ग्राम। इतनी चीज़ें पता है, अभी और चीज़ें पता है, चलिए उसको भी आपको दिखाते हैं। XA निकालना है, बोला था ना वाष्प दाब याद करें, तो XA का भी याद करना है, XB का भी याद करना है, XA बराबर वाट, XB बराबर वाट, मोल प्रभाव सॉरी मोल अंश यानी कि XA और XB याद करना है, वाष्प दाब याद करना है यानी कि PA और PB दोनों याद करना है, और बोला था कि कुल विलयन का कुल वाष्प दाब याद करें, तो P बराबर PA प्लस PB बराबर वाट। चलिए यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता है, P बराबर PA प्लस PB तो ठीक है, हमें पता है, आपको हम लिखवा चुके हैं फार्मूला। PA बराबर क्या होता है, पीनट A इंटू XA। PA बराबर क्या होता है, पीनट A इंटू XA, और PB बराबर होता है पीनट B इंटू XB। ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है, हमें क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें XA ज्ञात करना है। जरा सोचिएगा, XA ज्ञात करना है, तो XA ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, Na बटा Na प्लस NB, यानी कि हमें क्या लगा, N भी ज्ञात करना है, Na भी ज्ञात करना है, और NB भी ज्ञात करना है, और इन दोनों का योगफल भी ज्ञात करना है, ये फार्मूला होता है। तो Na का फार्मूला क्या होता है, Na का होता है WA/Ma। WA कितना है, तो WA आपका 60 था, Ma कितना है, वो 46 है, जब डिवाइड करेंगे तो 1.30 आएगा। इसी प्रकार NB भी ज्ञात कर लेंगे, इसका भी हो सकता है, तो NB बराबर WB/MB। WB 40 है, MB कितना 32 है, जब डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। उसी प्रकार XB का फॉर्मूला क्या होगा, NB/Na प्लस NB। तो अब क्या करते हैं ना कि इसमें वैल्यू रखते हैं, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, Na प्लस NB जोड़ लेते हैं, Na प्लस NB 1.30 और प्लस 1.25 ऐड करिए तो 2.55 आ गया, ठीक है 2.55। यहाँ से इस वैल्यू XA में इस सब का मान पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए X क्या था, Na/Na प्लस NB, Na का वैल्यू 1.30, Na प्लस NB का वैल्यू आ गया, निकाल कर रखे ना कितना 2.55, जब डिवाइड किया था गया 0.509, ठीक है। ये आपका एक से निकल गया, मोलंस निकल गया, A का मोलंस निकल गया, यानी कि इथाइल एल्कोहल का। अब मिथाइल एल्कोहल की बात कर लेते हैं, XB। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला NB बटा Na प्लस NB, ठीक है। तो NB का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कितना है ना, NB का वैल्यू कितना है 1.25, उसको नोट किए बाई टोटल नीचे डिवाइड किया तो 0.49 आ गया, यानी कि हमें XA भी निकालिए, XB भी निकालिए। हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है PA बराबर पीनट A इंटू XA, PA बराबर पीनट A इंटू XA, और हमें पीनट A भी पता हुआ है 44.5 था, और XA कितना था, वो भी 0.51। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22.69 मिलीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको निकल गया, यानी कि PA भी निकल गया, और जिस प्रकार PA निकला है उसी प्रकार से क्या निकल जाएगा, PB निकल जाएगा। तो PB बराबर क्या हो जाएगा, पीनट B इंटू XB, ये होता है फार्मूला, हम लिखवा चुके हैं आपको ये भी। तो पीनट B कितना है 87.7 इंटू इतना, जब गुणा करेंगे तो कितना आ गया 43.46 mm, ठीक है। यानी कि PA भी निकल गया, PB भी निकल गया, और बचा क्या, लास्ट वाला बच गया कुल वाष्प दाब, यानी कि P बराबर PA प्लस PB, और PA भी निकाल चुके हैं, PA आपके सामने निकाल चुके हैं, PB भी निकाल चुके हैं। PA कितना है 22.69 जोड़ दिया, प्लस PB कितना है, इतना जोड़ने पर आ गया फाइनल आपका आंसर 66.15 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बस आपसे फ़ी के रूप में बार बार हम एक ही चीज़ की गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज़ फ़ी के रूप में हमें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के भी जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए तो जाए भी ना करें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बस यही फ़ी के रूप में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे फॉर मस्ट वेलकम।